प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन जो दिया गया हुआ, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है ना। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले इसमें जो भी सेट प्रैक्टिस हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं, बिहार पुलिस के टोटल सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और एक बार लाइक सब लोग जरूर कर दीजिएगा। आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का है हुआ कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। चलिए ऑप्शन आप देखिए, खुद से ऑप्शन पढ़िए और जल्दी जल्दी इसको आंसर करना सब लोग शुरू कीजिए। तो साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, जल्दी से बता दीजिए। पृष्ठ तनाव के कारण, इसका आंसर ही आपका आ जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुला जो है ना बुआ, ये गोल होता है। आपका आंसर इसमें ए आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अनुच्छेद जो है 16वां अनुच्छेद किससे संबंधित है। चलिए जल्दी से बताइए 16वां अनुच्छेद किससे संबंधित है। जल्दी से अपना आंसर करना शुरू कीजिए। चलिए आपका आंसर आ गया है ना। समता के जो अधिकार है वो इससे संबंधित है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। समता का अधिकार, कौन सा आंसर आपका होगा, बी। क्लियर हो गया, बी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और इसके बाद इसका जवाब दीजिए। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। चलिए आपका आंसर आया 1688। बिल्कुल 1688 से में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था बुआ, 1688 में। और इस क्रांति के कारण जेम्स द्वितीय जो थे ना, उनको बुआ जेम्स द्वितीय, ध्यान रखिएगा, जेम्स द्वितीय को अपना गद्दी त्यागना पड़ा था, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 1688 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन में कहता है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। बताइए लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होगा। समसूत्री होगा कि अर्धसूत्री होगा या दोनों हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया गया है। कोशिका द्रव का भी है ना इसमें विभाजन होगा। तो लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है बुआ। अर्धसूत्री विभाजन आपका हो जाएगा। इसमें आंसर आपका बी आ जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रखिएगा लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। बताइए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कौन लगाए थे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए आपका आंसर आना आ गया है, दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल जिनका आंसर ए आ रहा है सभी लोग सही हो। दादा भाई नौरोजी जो है इनका अनुमान लगाए थे। और कब के बात है बुआ, था 1668 में, 1668 में, ध्यान रहेगा। और उस समय उनको ये कहना था कि भारत की कुल जो संपत्ति है बुआ, कुल जो आय है ना, मतलब कुल राष्ट्रीय आय जो है 340 करोड़ है। 340 करोड़, 340 करोड़ रुपया जो है भारत की कुल राष्ट्रीय आय है। याद रहेगा। तो इसमें दो तीन बात आपको बता दी है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी है ना, नौरोजी लगाए थे। ये कब के घटना है, तो 1868 की घटना है। दूसरी बात, तीसरी बात कि उस समय राष्ट्रीय आय कितना था, 340 करोड़ रुपया। याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार है ना, आविष्कारक कौन है बताइए। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में एक बात आपको और ध्यान रखना है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका खोज कौन किए थे, इसका आंसर आप जल्दी से है ना कमेंट कीजिए। चलिए आंसर आना शुरू हो गया सबका। डी आंसर आ रहा है बुआ, डी आंसर आ रहा है। बिल्कुल डी आपका आंसर हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कपानी। क्लियर है, नरेंद्र सिंह कपानी आपका आंसर आ जाएगा बुआ, डी। क्लियर हो गया है। चलिए इसमें आप ध्यान रखिए कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये, इसको हिंदी में प्रकाश तंतु कहा जाता है। हिंदी में ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग प्रकाश तंतु कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नरेंद्र सिंह कपानी जो है इसका खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो विश्व प्रेस दिवस, चलिए कमेंट करना शुरू कर दिए। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। वो एकदम सही है, 3 मई को। देखिए 1 मई को मजदूर दिवस है ना, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को, याद रहेगा सबको। चलिए 3 मई को कुछ होता है तो विश्व प्रेस दिवस होता है। और रेड क्रॉस दिवस जो होता है ना बुआ, ये विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, याद रहेगा। और 12 मई को जो है विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 12 मई को विश्व नर्स दिवस, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मई को कुछ ही मनाया जाता है तो प्रेस दिवस विश्व, उस समय जोड़ देना है।
1 मई को मजदूर दिवस मतलब विश्व मजदूर है ना मजदूर दिवस हो जाएगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बउआ लोग, है ना। स्मृति मंदाना किससे संबंधित है? तो खेल से ही सबको जानकारी होगा, है ना। मतलब किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से बउआ, क्रिकेट से। क्लियर है, क्रिकेट से। इंडियन क्रिकेटर है महिला में। अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बुआ। विद्युत, है ना, विद्युत विभव मापा जाता है। देखिए विद्युत विभव को हम लोग किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं, ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ध्यान रखना है। विद्युत विभव का एसआई मात्रा को होता कुछ है तो वोल्ट होता है बुआ, वोल्ट होता है, एकदम ध्यान रखिए, वोल्ट होता है, ध्यान रहेगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। मापते को इससे हैं तो वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को हमेशा कहाँ जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर को अगर जोड़ना होना तो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। कई बात आपको समझा दिए। विद्युत विभव को मापेंगे किससे? वोल्ट मीटर से, पहला बात हो गया, याद रहेगा। इसको लिख, है ना, अब लिख कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट, ध्यान रखिएगा, वोल्ट, याद रहेगा। चलिए अच्छा, वोल्ट मीटरवा से जब जोड़ेंगे तब वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे कैसे? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। और अगर आदर्श वोल्ट मीटर का है ना, आदर्श वोल्ट मीटर कहता है, आदर्श वोल्ट मीटर, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा बुआ, है ना। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट हो गया सब कुछ इसमें, तो जितना भी पॉइंट बताए हैं सबके सब ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन में आ जाइए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जल्दी से बताइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है बुआ? केंद्रीय बैंक कौन सा है? बिल्कुल आरबीआई, जिनका रहा सभी लोग सही है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है भारत का यही एकमात्र केंद्रीय बैंक है बउआ। और इसकी स्थापना हुआ था कब? 1 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ है। 1 अप्रैल 1935, 1935 बउआ, 1935, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया है। और 1 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को, 1949 याद रहेगा, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, राष्ट्रीयकरण किया गया है, याद रहेगा सब कुछ। चलिए, किसी को इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 2-4 बात हो गया, ध्यान रखना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को, ध्यान रहेगा। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 जनवरी है, 1 जनवरी 1949 को। क्लियर हो गया है? तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बउआ लोग। अगला क्वेश्चन, संगमरमर का सूत्र पूछा गया है कि बताइए संगमरमर का सूत्र कौन सी होता है? संगमरमर का सूत्र जल्दी से बता सकते हैं आप लोग? CaCO3 होता है, CaCO3, बिल्कुल। जिनका भी है ना CaCO3 आ रहा सभी लोग सही हो, है ना। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। एकरे बुआ संगमरमर को हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? लाइम स्टोन, ध्यान रखिएगा, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, याद रहेगा। स्टोन मतलब पत्थर, लाइम स्टोन। किसी को कोई दिक्कत इतना में नहीं है तो लाइम स्टोन कहिए चाहे संगमरमर कहिए, इसका सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताइए। संविधान सभा जो है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए, कैबिनेट मिशन योजना आया था, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना। किस योजना के तहत इसका गठन हुआ था? जो सबसे पहला कैबिनेट मिशन योजना, याद रहेगा, कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ था? हुआ था नवंबर 1946 को, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। पहला बात ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 को, पहले याद रहेगा। किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, याद रहेगा। और उस दिन जब इसका गठन हुआ तो कहा गया क्या कि 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिन ठंडा का मौसम था उस समय, बोला 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक होगा। और पहला बैठक हुआ भी, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ भी। लेकिन वहां डर एक था क्या कि मुस्लिम लीग जो है वो लोग क्या कर देगा, इसका बहिष्कार कर देगा। वास्तव में जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर दिया, ये कह के कि हम निकाल के संविधान चाहिए।
है ना। हम लोग मतलब हम लोग अलग संविधान बनाना चाहते हैं, हम लोग अलग संविधान सभा बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कुछ बात आपको ध्यान में रह जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ है? तो नवंबर 1946 में। चलिए, इसका पहला अच्छा गठन तो हुआ, लेकिन किस प्रस्ताव है ना, किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसका एक है ना पहला बैठक का डेट कब रखा गया? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को रखा गया था पहला डेट। वो दिन हुआ भी, लेकिन इसका बहिष्कार कौन कर दिया? तो मुस्लिम लीग जो था ना बुआ, जो पाकिस्तान की सब लोग मांग कर रहा था, उसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, याद रहेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? जल्दी से बताइए तो। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? चलिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789, एकदम सही है, 1789 में, 1789 में हुआ था। और 21 के शासन काल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, लुई 16वां हुआ, लुई 16वां के शासन काल में, लुई 16वां के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और जो क्रांतिकारी लोग थे ना, वो ये थे कि जेल को तोड़ के जो वहां पर कैदी था वो सबको आजाद करवा दिए थे, है ना, कैदियों को आजाद। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सबको। कौन सा जेल था? तो बास्तील जेल था वो, ध्यान रखिएगा। कौन सा जेल? बास्तील जेल को तोड़ के, है ना, जेल को तोड़ के, और उसके बाद जितना कैदी था सबको फरार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया है? यहाँ है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। चलिए, पर्यावरण दिवस कब मनावल जाता है? जल्दी से बताइएगा, पर्यावरण दिवस कब मनावल जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनावल जाता है? जल्दी जल्दी जरा आंसर करते जाए तो पर्यावरण दिवस कब मनावल जाता है? चलिए, पर्यावरण दिवस कब मनावल जाता है? वो 5 जून को, बिल्कुल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनावल जाता है। पहला बात ध्यान रखना है, 5 जून को पर्यावरण दिवस। इसके बाद 21 जून जो है है ना, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, या योग दिवस आप कहिए, योगा दिवस कहिए, योग दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावल जाता है, ध्यान रहेगा। चलिए, 20 जून को है ना विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी मतलब कहीं अलग से आके इस देश में बसना है, ये बात है, शरणार्थी दिवस इसको कहते हैं। शरणार्थी दिवस हुआ, तब 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 29 जून जो है बउआ, 29 जून को ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, याद रहेगा। तो इसमें 4 बात हो गया, चारों ध्यान रखिए। 5 जून, जल्दी से बोलते जाइए, 5 जून को कोची? तब विश्व पर्यावरण दिवस, याद रहेगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को जल्दी से बता दिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, याद रहेगा। 20 जून को है ना विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को क्या है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन पेपर लेकर बैठे हैं, इसको लिखिए कॉपी में, लिखने के बाद इसको अपना याद करना है बाद में आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। बिहार का स्थापना दिवस कब? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्पेशल में है तो इसमें तो आपको देगा ही। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। चलिए, जल्दी से इसका आंसर सब लोग कमेंट कर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च को, 22 मार्च जो है बुआ, 22 मार्च बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लाल ग्रह किरा कहा जाता है? जल्दी से बताइए तो, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? लाल ग्रह किसको कहा जाता है बुआ? लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल एकदम सही है बुआ, मंगल ग्रह को लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि वहां आयरन का ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा, आयरन का ऑक्साइड, आयरन का कुछ ये बुआ ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड होने के कारण, आयरन का ऑक्साइड होने के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण मंगल को लाल ग्रह, पानी अधिक होने के कारण पृथ्वी को क्या हम लोग मानते हैं? या पृथ्वी को बताइए, पृथ्वी को नीला ग्रह। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या का प्रायिकता बताना है, 1 से 10 तक में। तो बताइए 1 से 10 तक में 10 गो है, तो नीचे तो बटा में 10 आएगा। क्लियर है? अच्छा, ऊपरी देखिए विषम संख्या कौन कौन रहेगा? तो 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा। गिनिए, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो टोटल विषम संख्या के वो हुआ 5 गो। 1 से 10 तक में टोटल के वो है 10 को। तो काटेंगे तो 1/2 ना आ जाएगा, समझ में आया? है 5 बटे, जिसे 10 कीजिएगा, 5/10 कीजिए तो 5 दूना 10, कट के नीचे दूना आ जाएगा, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? विषम संख्या के वो है हुआ, तो 5 गो है, टोटल संख्या 10 गो है। क्लियर? तो 1/2 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? जल्दी से बताइए, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश अभी कौन है, जो आपको बताना है।
जल्दी से आंसर इसका कमेंट कीजिए। तो पटना है ना, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभी प्रेजेंट में कौन है? जल्दी से जरा आंसर कमेंट कीजिए। पहले इसको पढ़ लीजिए, कौन कौन नाम दिया गया है, जल्दी से इसको एक बार पढ़िए। चलिए आंसर रहा के विनोद चंद्रन। बुआ ध्यान रखिएगा, के विनोद चंद्रन याद रहेगा सबको, के विनोद चंद्रन। ये जो है 2023 में, 2023 से वहां पर कार्यरत हैं। 2023 में उनका वहां पर भर्ती हुआ था, 2023 में वहां पर ज्वाइन किए थे, है ना। मार्च महीना था, मार्च 2023 याद रहेगा, मार्च 2023 में। और पटना उच्च न्यायालय के अभी न्यायाधीश कौन है? तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको ध्यान रखना, के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन याद रह जाएगा सबको, के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो आ जाइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बउआ लोग, कहाँ गया, हाँ, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? मनरेगा में बउआ कितना दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए आंसर आ गया है, 100 दिनों तक है बुआ, 100 दिनों की व्यवस्था है, 100 दिनों तक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है? अगला क्वेश्चन आ जाइए, हाँ, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? बताइए, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? चलिए जल्दी से बताइए, आ रहा है सबका आंसर? चलिए तो जल्दी से बताइए। दिनेश खारा जो है ये पहले थे, है ना। दिनेश खारा जो ऑप्शन ए है वो पहले थे, अब नहीं है। 28 अगस्त आपको बता देते हैं, 28 अगस्त को, 28 अगस्त 2024, 28 अगस्त 2024 को इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो दिनेश खारा साहब का कार्यकाल खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसका अनुसार तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में, अभी ध्यान रखिएगा, इनका जो नाम है वो है चल्ला सेठी। ध्यान रखिएगा, चल्ला सेठी, चल्ला सेठी, चल्ला सेठी जो है अभी वर्तमान में। सेठी दिखिए बस मार देना है फट से, ठीक है। चल्ला सेठी याद रहेगा, चल्ला सेठी अभी वर्तमान में, लिख लीजिए इसको, चल्ला सेठी याद रहेगा सबको। चल्ला और सेठी, चल्ला हो गया है और सेठी, सेठी याद रहेगा, ट में ठा लगा दे, सेठी। कब बने हैं ये, कब अपना कार्यभार संभाले हैं? जब इनका जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ था। दिनेश खारा साहब का जब कार्यकाल खत्म हुआ था ना, तब संभाले थे। और उनका कार्यकाल खत्म कब हुआ था? अभी आपको हम बता रहे थे 28 अगस्त, 28 अगस्त याद रहेगा, और 2024, 2024। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। इसका इसमें आंसर नहीं है, वही तो पहले वाला दे रहे हैं, नहीं तो इनका इसमें आंसर नहीं है, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? तो चल्ला सेठी इनका आंसर हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चल्ला सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, है ना, सुनील, है ना, छेत्री का संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सुनील छेत्री, है ना, किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, वो फुटबॉल से। और अभी जून में जो 2024, जून 2024 में संन्यास ले लिए हैं, है ना, जून 2024 में संन्यास ले लिए हैं, ध्यान रखिएगा। और किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से, फुटबॉल खेलते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए, राज्यसभा में राष्ट्रपति जी जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? जल्दी से बताइएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति जी जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? चलिए आंसर आया 12 सदस्यों को। वो 12 सदस्यों को, ध्यान रखिएगा, 12 सदस्यों को। इसका है ना अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 80(1) ए में दिया गया है, इसका वर्णन है 80(1) में वर्णन है, याद रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 80(1), यहाँ 1 लिखा गया है, अब ब्रैकेट में ए, ठीक है। 80(1) में वर्णन किया गया है इस बात का कि राष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना, शहर में कितना परसेंट लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, कि भारत में कितना परसेंट लोग शहर में हैं? जल्दी से बताइए, कितना परसेंट लोग शहर में हैं? हाँ, 31 ध्यान रखिएगा, 31 के आसपास है, तो 31.16% कहाँ है? शहर में है। अब बचा हुआ जो 68.84% गांव में है, ग्रामीण है, ठीक है।
68.84 ग्रामीण में, 31.16 जो है शहरी में। याद रहेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है थोरियम पाया जाता है, जल्दी से बताइए। थोरियम पाया जाता है, मोनाजाइट दिया है, लिग्नाइट दिया है। आप इसको पढ़ लीजिए आराम से, पहले ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए, एग्जाम में तो खुद ही पढ़ना है वहां पर। देखिए थोरियम धातु है बुआ, और एक मोनाजाइट अयस्क है, तो इस मोनाजाइट अयस्क में ही थोरियम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, थोरियम का सिंबल होता है TH। ध्यान रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर, थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या 90 होता है। थोरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 90। याद रहेगा सबको। तो थोरियम कहाँ पाया जाता है? ध्यान रहेगा सबको, थोरियम पाया जाता है कहाँ? तो मोनाजाइट में, मोनाजाइट में। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ बताइए। अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ क्या है? अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ क्या है? चलिए जल्दी से बताइए। खुशामद करना आ रहा सबका आंसर, खुशामद करना। ठीक है, खुशामद करना, बी आपका आंसर आ जाएगा, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, इस हम थोड़ा सा याद रखने वाला चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। गदर पार्टी की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। गदर पार्टी की स्थापना के बारे में बता सकते हैं? गदर पार्टी के यहां से क्वेश्चन रहता ही है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चलिए था, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले, इसमें कई बात है उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। ये पहला बात ध्यान रहेगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। याद रहेगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। ध्यान रखिए, सब लिख लेना है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में। 1913 में इसके है ना कौन नेतृत्व, है ना नेतृत्व कौन किए थे? किसके नेतृत्व में? उसका मुखिया कौन थे? लाला हरदयाल। याद रहेगा, लाला हरदयाल, लाला लाला हरदयाल, हरदयाल। याद रहेगा, लाला हरदयाल बोल, लाला हरदयाल। याद रहेगा, 3-4 बात आपको बता दिए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का जो है विरोध करें, है ना, विरोध करना। अंग्रेजों का विरोध करना भी शस्त्र के साथ विरोध करना। अगर लड़े ला तैयार है तो लड़बो करेंगे, समझ में आ रहा है ना। अंग्रेजों का विरोध करना, अंग्रेजों का विरोध करना अभी प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में, अभी शस्त्र के साथ विरोध करना कि अगर लड़े ला तैयार रहेगा तो हम लोग लड़ेंगे भी। याद रहेगा। तो चलिए कई बात बता दी है। सबसे पहला, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में, पहला बात हो गया। दूसरा बात कि इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। याद रहेगा। दूसरा, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो लाला हरदयाल। याद रहेगा। और अगला, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी की योजना क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका, क्या कहते हो, इंग्लैंड के विरुद्ध जाना, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाना, है ना। याद रहेगा सबको। तो आ जाते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थान से मिलते हैं? जुता हुआ खेत कहाँ मिलता है? जल्दी से बताइए। तो जुता हुआ खेत, खेत जोतल जोतल, खेत जुता हुआ कहाँ मिलता है बउआ? कालीबंगा। याद रहेगा सबको, कालीबंगा में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में बुआ जोता हुआ जो खेत है ना, उसका साक्ष्य मिलता है कालीबंगा, जो राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा में। याद रहेगा सबको, कालीबंगा, कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? जल्दी से बताइए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा बुआ बिहार से नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, बिहार से, बिहार राज्य है, बिहार राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। याद रहेगा सबको, बिहार राज्य। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता, लेकिन 8 राज्य है बुआ। हम 8 के नाम बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला में गुजरात, याद रहेगा, गुजरात। दूसरा राजस्थान, याद रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजरता है लेकिन बिहार से नहीं, झारखंड। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से गुजरता है। त्रिपुरा से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है। तो 8 राज्य रहेगा। याद रह गया सबको। चलिए, इसमें तो 3 को पहले ही से, झारखंड दिल्ली है, ये है, मध्य प्रदेश है, ये है ना, पश्चिम बंगाल है, ये है। टोटल 8 राज्य से गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता। इसमें ऑप्शन में बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है ना, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये सब राज्यों से गुजरता है, और है ना, टोटल 8 राज्यों से, और नहीं गुजरता है बिहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है ना, जल्दी से बताइए। सूरत जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत कहाँ पड़ता है वो? गुजरात में। कहाँ? और किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। याद रहेगा, ताप्ती नदी के किनारे सूरत है।
ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ मतलब कहाँ हुआ है ना। 13वां विश्व कप जो क्रिकेट हुआ था उसका आयोजन किस देश में हुआ है, जल्दी से बता दीजिए किस देश में हुआ है। हो गया सबका आंसर। चलिए, कहाँ, भारत में, बिल्कुल एकदम भारत में इसका है ना आयोजन हुआ था बुआ। और फाइनल में कौन कौन गया था, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत, याद होगा आपको, है ना, याद होगा। 2023 का घटना है, 2023 में। और इसमें जीता कौन था, तो विजेता ऑस्ट्रेलिया था, उपविजेता कौन था, तो भारत था। याद रहेगा सबको। चलिए, और ये न्यूज में बड़ी वायरल हुआ था ना, पनौती नाम से एक न्यूज बहुत वायरल हो गया था नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वहां पर गए हुए थे, लोग कहा कि पनौती गया, जैसे हार गया, सब जीत रहा था, हार गया, ये स्थिति बना था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं बुआ। ये ध्यान रखिएगा, 13वां विश्व कप जो क्रिकेट का विश्व कप है उसका आयोजन भारत में हुआ था। उसको जीत के ले गया था कौन, ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत था। याद रहेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन कहता है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा, जल्दी से बताइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम के नाम बताइए। चलिए, लार में दो एंजाइम पाया जाता है बुआ। लाइसोजाइम पहला होता है, ध्यान रखिए, लाइसोजाइम, और दूसरा टाइलिन होता है। लाइसोजाइम और टाइलिन, एक तो लाइसोजाइम देवे किया था, डी आंसर हो जाए, टाइलिन नहीं दिया है तो टाइलिन अगर दे दे बोल जाए ना, अगर बउआ टाइलिन भी दे दिया जाए तो टाइलिनमा भी आपका आंसर हो जाएगा। तो लाइसोजाइम और टाइलिन दो गो रहेगा, तो इसमें आपका आंसर इस ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में कहाँ गया, हाँ, जर्मन सिल्वर बना होता है, जल्दी से बताइए। तो जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, जर्मन सिल्वर, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, क्यों इंटरेस्टिंग है आगे हम बताते हैं, पहले इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर हो गया है। देखिए, सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि है ना, जर्मन सिल्वर में पहले सिल्वर एजी होगा ही नहीं, है ना। ऐसा लगता है कि इसमें जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर होगा, नहीं। इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। सी आपका आंसर आ जाएगा, कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल। जिसमें सबसे अधिक मात्रा कॉपर का होता है, 60% अकेले कॉपर होता हुआ, 60% अकेले ही कॉपर होता है, 60%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। इसमें हाँ, इंटरेस्टिंग कोई था, इसमें सिल्वर नहीं होता, सिल्वर नहीं, जर्मन सिल्वर नाम है का मतलब सिल्वर नहीं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है, 0%, ये भी ध्यान रखिएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है, उसमें कोई चांदी नहीं होता, सिल्वर 0% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित था, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। चलिए, मोहनजोदड़ो कौन सा नदी बुआ, हाँ, सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर। अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो अभी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी किए थे। राखल दास बनर्जी, राखल, याद रहेगा, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया, 1922 में कौन किए हैं, राखल दास बनर्जी। कहाँ, अभी कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में पड़ता है हुआ। और कौन नदी के तट पर था स्थित, तो सिंधु नदी के तट पे, याद रहेगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए, क्या है। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए। नेचुरलिस्ट, है ना, हिस्टोरिका के लेखक कौन है, जल्दी से इसको बताइए तो क्या होगा। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है इसका लेखक, जल्दी से बताइए। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है। ये आंसर ई आ जाएगा, वो प्लिनी इसका आंसर आ जाएगा, प्लिनी। याद रहेगा सबका आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए, प्लिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, चींटी के काटने पर जो दर्द होता है वो दर्द का कारण क्या है, बताइए। चींटी के काटने पर जो दर्द होता है उस दर्द का कारण क्या है। फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड का स्राव होता है, इस कारण से ऐसा होता है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड बुआ, HCOOH फॉर्मिक एसिड होता है। याद रहेगा सबको, फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है, HCOOH। ठीक है, और यही जो उत्पन्न होता है इसी कारण से हम लोग को चींटी काटने पर हम लोग को दर्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। बेरी बेरी रोग होता है, जल्दी से बताइए। बेरी बेरी किस विटामिन के कारण बेरी बेरी रोग होता है।
चलिए, तब बेरी बेरी विटामिन बी के कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी बेरी विटामिन बी के कमी से, या इसको B1 आप कहिए, ठीक है। सी के कमी से स्कर्वी होता है, डी के कमी से रिकेट्स हो जाएगा, और ए के कमी से रतौंधी, ए के कमी से याद रहेगा, सी के कमी से स्कर्वी लिख लीजिए, सी के कमी से स्कर्वी, बी के कमी से बेरी बेरी, डी के कमी से रिकेट्स, याद रहेगा रिकेट्स, और ए के कमी से क्या होता है हुआ, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका से भारत है ना कब लौटे थे? बताइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जल्दी से आंसर कीजिए तो। चलिए, हाँ आंसर आ गया है 1915 में, बिल्कुल एकदम सही है। वो 1915 में गए कब थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे, है ना। 1893 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी के निमंत्रण पर गए थे दक्षिण अफ्रीका, है ना। 1893, ध्यान रखिएगा 1893 वो 1893 में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और लौटे कब थे? 1915 में, 1915 में, याद रहेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए, क्या लिखा गया है। क्वेश्चन ये है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? मंदार पर्वत जो है बिहार के कौन सा जिला में है? जल्दी से बताइए, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? चलिए, बांका जिला में, एकदम सही है वो, बांका जिला में मंदार पर्वत बांका जिला में पड़ता है, बांका जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। कहा गया है ना, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से बताइए, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी बउआ? शुंग शासकों की राजधानी जल्दी से बताइए कहाँ थी? चलिए, विदिशा आ रहा है सबका आंसर, एकदम सही है बुआ, विदिशा इसका आंसर हो जाएगा। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ था? विदिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या मतलब जनसंख्या में कौन सा स्थान था? 2011 के जो जनगणना हुआ है उसके आधार पर बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान था? जल्दी से इसका आंसर कीजिए, बिहार स्पेशल में सब मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। चलिए आंसर आ गया सबका, तीसरा स्थान है वो, एकदम सही है, तीसरा स्थान हो जाएगा। अच्छा, पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और दूसरा में महाराष्ट्र है। तो याद रहेगा, पहला स्थान पर यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार पड़ता, तीसरा नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं वो, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, बताइए जल्दी से, बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ है? बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। चलिए आंसर आ गया है, बरौनी में बुआ, एकदम ध्यान रखना, बरौनी में। और बरौनी कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है बुआ, बेगूसराय बिहार में कहाँ? बरौनी में है। और बरौनी में कहाँ है बुआ? तो ये बरौनी कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अगला, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? घाव को भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? चलिए, घाव भरने के लिए विटामिन सी का हम लोग प्रयोग करते हैं बुआ, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का। विटामिन सी कहाँ मिलता है? जो खट्टा चीज होता है ना, खट्टा उट्टा फल हो गया, नींबू संतरा, इस समय विटामिन सी की मात्रा होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी मसूड़ा से खून चलता है ना, जब पूरा विटामिन सी रहेगा ना तो खून नहीं चलेगा, घाव भर जाएगा, समझ में आया। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ध्यान रहेगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का प्रयोग करते हैं घाव भरने के लिए। विटामिन सी के कमी से कुछ हो जाता है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी मिलता है कहाँ? खट्टे फलों से मिलता है, खट्टा जो फल उल रहेगा ना उसमें मिल जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रहेगा सबको, एस्कॉर्बिक, याद रहेगा, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए, विटामिन सी खट्टा खट्टा है ना, विटामिन सी होता है अम्ल, इसीलिए उसको कहा गया एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? जब बिहार से अलग हुआ झारखंड तो उसको कितना भाग मिला, कितना प्रतिशत उसको भाग हिस्सा मिला था? ये तो आपको जानकारी होगा कि बिहार से अलग कब हुआ? तब 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 में अलग हो गया था। और इस दक्षिणी भाग के बउआ लगभग 45 ध्यान रखिए, 45.85% इतना हिस्सा जो है ना झारखंड को मिल गया था, 45.8 है ना 5%। डी आपका आंसर आ जाएगा एकरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए,
बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? बिहार का कौन सा जिला है जहां पर चाय की खेती की जाती है? किशनगंज सबका आंसर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, किशनगंज में रहेगा बुआ, किशनगंज। किशनगंज में। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। आपका आंसर अस्पृश्यता से है बुआ, ध्यान रखिएगा। छुआछूत जो है ना, उससे संबंध है। किसी से आप छुआछूत वाला भेदभाव हम नहीं रख सकते हैं, इससे संबंधित है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? ए, अस्पृश्यता, इसी को कहा जाता है छुआछूत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बुआ। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? बंगाल में जो अकाल पड़ा था 20वीं सदी में, वो कब पड़ा था? चलिए जल्दी से बता दीजिए, अकाल कब पड़ा था बुआ? हाँ, आपका आंसर आ रहा है 1943 में अकाल पड़ा था वो, 1943 में अकाल पड़ा था, याद रहेगा। अकाल कब पड़ा था? 1943 में, 1943 हो गया है, 1943। ठीक है। चलिए, विश्व युद्ध के समय वहां पर बर्मा से क्या हुआ था ना कि फसल आना बंद हो गया था, है ना, इसका मुख्य कारण रहा था। तो अभी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? जल्दी से बताइए। संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार है ना संशोधन किया गया है? संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए आंसर आ गया आपका। हाँ, देखिए, संविधान के प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ, और संशोधन हुआ कब था? तो 1976 में। ध्यान रखिएगा, कब? 1976 में ये हुआ था बुआ। चलिए, कब? 1976 में हुआ था, एक बार केवल, याद रहेगा। ठीक है। प्रस्तावना में कितना बार सुधार हुआ था? एक बार। कब? 1976, याद रहेगा सबको, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। लोहा का है ना शुद्धतम रूप कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है लोहा का शुद्धतम रूप, जल्दी से बताइए। तो लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप, चलिए, पिटवा लोहा होता है बुआ, एकदम ध्यान रखिएगा सब लोग। पिटवा लोहा, इसमें थोड़ा बहुत कार्बन होता है, 0.25 जो है ना, ये अमाउंट में कार्बन एकरा में होता है। तो कार्बन, अगर कहा जाए कि पिटवा लोहा में अशुद्धि कौन होता है, तो कार्बन जो है अशुद्धि के रूप में रहता है। ठीक है। पिटवा लोहा जो होता है, ये लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है ना 50 नंबर क्वेश्चन ही हो जाएगा। पृथ्वी, है ना, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बताइए, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? चलिए, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह शुक्र होता है, ध्यान रखिएगा। शुक्र, है ना, शुक्र है पृथ्वी, है ना, कि क्या मौसी ये सब जो कहा जाता है शुक्र को, नहीं। चलिए, पड़ोसन सबसे है तो शुक्र हो जाएगा वो, शुक्र आपका आंसर आ जाएगा। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह में शुक्र हो जाएगा, ध्यान रहेगा। और सूर्य से सबसे निकटतम बुध होता है, सूर्य, है ना, सूर्य से अगर पूछता है तो बुध होता है, पृथ्वी से कहता है शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। अगला क्वेश्चन में, बिहार का, है ना, राजकीय पुष्प कौन सा है? बताइए जल्दी से, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का राजकीय पुष्प, बिहार का राजकीय पुष्प जल्दी से बता दीजिए कौन सा है? एकदम गेंदा आ रहा है बुआ, गेंदा फूल, गेंदा याद रहेगा, गेंदा एकदम ध्यान। और राजकीय वृक्ष कौन होता है? पीपल। अगर वृक्ष पूछता ना तो पीपल कहते, पीपल, याद रहेगा। राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय पुष्प जो होता है ये गेंदा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था वो? बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, सबको जानकारी है ना, वृक्ष के नीचे कौन सा वृक्ष था? पीपल। और कहाँ? बोध गया में, बोध गया में वो, बोध गया में, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन में आइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ है ना? WHO जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना कब हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ है? चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ? 1948 में, अप्रैल 1948 में हुआ। 1948 में इसका स्थापना किया गया था, अप्रैल 1948 में, ध्यान रहेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, ध्यान रखिएगा, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है हुआ? तो जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ध्यान रहेगा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना अप्रैल 1948, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जेनेवा में। जेनेवा में कहाँ? तो स्विट्जरलैंड, याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है
मोहिनीअट्टम, यही ना है मोहिनीअट्टम, जो शास्त्र है ना शास्त्रीय नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइए। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम जल्दी से बताइए, मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? चलिए आपका आंसर है केरला से संबंधित है, वो केरल, केरल आपका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। चलिए सामा चकेबा, चलिए ये तो बिहार के ही है ना, सामा चकेबा किससे संबंधित है? बिहार, बिहार राज्य से, ये ठीक है। और ये भाई बहन का पर्व होता है, भाई बहन का, ठीक है। तो बिहार से संबंधित है वो सामा चकेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? हड्डी जो है वो उसके बीच जो है ना रिक्त स्थान, खाली जगह होता है, खाली जगह के बीच क्या होता है, जल्दी से बताइए। हाँ आंसर क्या हो जाएगा? बोन मैरो, इसका आंसर हो जाएगा वो बोन मैरो, याद रहेगा बोन मैरो। और बोन मैरो में खून रक्त का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा बोन मैरो। हड्डी के बीच के जो रिक्त स्थान में क्या होता है? बोन मैरो होता है, उसमें क्या बनता है? तो खून बनता है, ब्लड बनता है, याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी के समय में वो वर्तमान समय में है ना सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम, हाँ क्या है वो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है बउआ? आंसर कौन है इसका? सीआरआर धनंजय यशवंत, है ना धनंजय यशवंत जो है ये बने हैं कब? 2022 में नवंबर में बने थे। तो वो हैं अभी बउआ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, याद रहेगा धनंजय यशवंत। आपका आंसर सी इसमें आ जाएगा, है ना, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया है? सूर्य तारों, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए जल्दी से। सूर्य जो है बुआ तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसका नाम क्या दिया जाता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चलिए आंसर आपका मिल्की वे आ जाएगा या गैलेक्सी, मिल्की वे कहिए चाहे गैलेक्सी कहिए, आपका आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है, ये आंसर आ रहा है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बुआ, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? चलिए पढ़िए जल्दी से, अगला क्वेश्चन में क्या है? चलिए क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? जल्दी से बताइए। हॉकी के क्षेत्र में पहला स्वर्ण पदक कौन से साल में जीता गया था? जल्दी से बता दीजिए कौन से साल में जीता गया था। तो पहला जीता गया था वो 28 में, 1928 में सबसे पहली बार ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पद है ना स्वर्ण पदक जीता गया है, ठीक है। 1932, 36 ये सब में भी जीता गया था, 1980 में भी स्वर्ण पदक जीता गया था। क्लियर है। तो सबसे पहली बार जो है वो सबसे पहली बार 1928 में जीता गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है? बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? जल्दी से बताइए। साक्षरता दर टोटल कितना भारत का? आगे आपका आंसर 74.04%, ध्यान रखिएगा 74.04% है वो, 74.04%। जिसमें पुरुष के साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष ज्यादा शिक्षित है वो 82.16% पुरुष है, यानी पुरुष के साक्षरता 82.16 है। और महिलाओं का है 65.46, याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? एकरा में से कौन सा शब्द जो दिया गया है ना एक पुल्लिंग शब्द है? जल्दी से बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र में तो पुल्लिंग है बुआ, नहीं क्षेत्र पुल्लिंग है, क्षेत्र आपका आंसर ये आ जाएगा, क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ कहाँ गया? हाँ, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? सिरपुर आर्द्र भूमि जल्दी से बताइए, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? हाँ इंदौर में स्थित है बुआ, इंदौर में बिल्कुल से। और इंदौर है ना, इंदौर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एकदम ध्यान रखिएगा। इंदौर में स्थित है सिरपुर आर्द्र भूमि, कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। इंदौर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला क्वेश्चन में मानववाद का जनक किनको कहा जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानववाद का जनक किनको कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताइए, मानववाद का जनक किनको कहा जाता है? कौन है मानववाद के जनक?
चलिए आंसर आ गया है फ्रांसिस्को पेट्रोक, याद रहेगा। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे बुआ, फ्रांसिस्को पेट्रोक। आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा, इटली के रहने वाले थे, ठीक है, इटली के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, अगला क्वेश्चन, लोटा पहाड़ किस जिला में है? जल्दी से बताइए तो, लोटा पहाड़ किस जिला में है बुआ? लोटा पहाड़ किस जिला में है? चलिए सिंहभूमि जिला में है, बिल्कुल सही है। और झारखंड में है बुआ, ध्यान रखिएगा। झारखंड कौन राज्य में है? तो झारखंड में है। लोटा पहाड़ झारखंड में पड़ता है। झारखंड के कौन जिला में है? सिंहभूमि जिला में है, सिंहभूमि जिला में है। सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला क्वेश्चन, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? मैथन जो डैम है, डैम बना हुआ है, वो डैम किस नदी पर स्थित है? मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए तो, मैथन डैम किस नदी पर? आंसर आ रहा है आपका बराकर नदी पर है, एकदम सही है वो, बराकर नदी पर स्थित है। धनबाद में ये जो है झारखंड के धनबाद जो जिला है वहाँ पर पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, बराकर नदी पर स्थित है। और बराकर नदी कहाँ है? धनबाद जिला में। धनबाद कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बुआ, हीरा का अपवर्तनांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बुआ? हीरा कार्बन का अपरूप होता है, ध्यान रखिएगा। हीरा है ना, सबसे अधिक कठोर पदार्थ में भी हीरा आता है, कार्बन का अपरूप होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, ध्यान रखिएगा 2.42, आपका आंसर सी आ जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। और क्रांति कोण पूछल जाना है तो 24.4 डिग्री होता है। 24 है ना, क्रांति कोण 24.4 डिग्री, याद रहेगा 24.4 डिग्री इसका क्रांति कोण होता है। और अपवर्तनांक होता है 2.42। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है, हीरा कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए जल्दी से, 67 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी में जो साइड मिरर होता है ना वो, उसमें उत्तल दर्पण रहता है, छोटा दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड वाला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन जल्दी से बताइए तो, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर कीजिए, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? चलिए आंसर है 2 सितंबर को हुआ था वो, 2 सितंबर। और इसमें दिया गया है क्या? तो 1946, 2 सितंबर 1946। किनके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। जवाहरलाल, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, ध्यान रखिएगा किनके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार जो है, अंतरिम सरकार ये अस्तित्व में कब आया? तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। क्लियर हो गया, आज़ादी के हुआ उस समय इसका फिर क्या हुआ, ये अपना अस्तित्व में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अंतरिम है ना, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कब? 2 सितंबर 1946 को, पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? चलो जल्दी से बता दीजिए, कौन सा लेंस रहेगा बुआ निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए? चलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा? अवतल। और दूर के लिए कहेगा ना तो उत्तल, याद रहेगा, दूर के लिए कहेगा तो उत्तल। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं वो लोग, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। फेरस सल्फेट, सल्फेट मतलब SO4 वाला कंपाउंड कौन है? फेरस आयरन के साथ SO4 कहाँ है? बी में है, तो बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन, बिहार में जो 1857 की क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व कौन किए थे? बिहार में है ना, इसका नेतृत्व कौन किए थे? जल्दी से आंसर कीजिए तो, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? चलिए आंसर आ गया, वीर कुंवर सिंह आ गया आंसर हुआ। वीर कुंवर सिंह इसका नेतृत्व किए थे। वीर कुंवर सिंह क्या थे? तो जगदीशपुर के एक जमींदार थे, ध्यान रहेगा, जगदीशपुर के एक जमींदार थे, याद रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं वो, अगला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बताइए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? जल्दी से इसका आंसर दीजिए तो,
1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? चलिए इसका आंसर दूगो है बुआ, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक हैं और आनंद मोहन बोस, दूगो ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, दोगो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इसका ऑप्शन दिया गया बी, और दूसरा है आनंद मोहन बोस। तो यहाँ पे तो है ना जो आनंद मोहन बोस है उनका नाम ही नहीं है, तो केवल है ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको मारना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए क्या लिखा गया है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए तो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये पढ़े होंगे, बहुत बारी मिला होगा। लिखा गया था 1762 में, पुस्तक लिखा गया था, रूसो लिखे थे 1762 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? जल्दी से बताइए, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? पीछे भी क्वेश्चन मिला था तो उसमें बताए थे 9 दिसंबर 1946 को। एकदम सही है बुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। नहीं, और संविधान सभा के जब पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 46 में हुआ था ना, 9 दिसंबर से ठंडा का मौसम था। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अध्यक्ष बनावल गया था। अस्थायी तौर पे मुस्लिम लीग तबहियो छुछुंदरन सब बहिष्कार कर दिया था ना, नहीं बहिष्कार कर दिया था। तो चलिए 9 दिसंबर 1946 आंसर एकरा में ए आपका आ जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन, जल का प्रवैधुतांक कितना होता है? 80 होता है बुआ, ध्यान रखिएगा, जल का प्रवैधुतांक 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कहा गया है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? है ना, किस भारतीय दर्शन ने, जल्दी से बताइए, ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि कन्नाद इसका आंसर होगा बुआ, लेकिन महर्षि कन्नाद आपको दिया नहीं है। महर्षि कन्नाद जो थे ना वो मतलब क्या थे? वैशेषिक दर्शन शास्त्र के, बुआ ध्यान रखिएगा, वैशेषिक दर्शन शास्त्र टोटल है बुआ, वैशेषिक दर्शन शास्त्र, वैशेषिक दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे। वैशेषिक है ना, दर्शन शास्त्र के क्या थे? संस्थापक। इस आंसर का आपका आंसर आ जाएगा वैशेषिक दर्शन, याद रहेगा। वैशेषिक दर्शन शास्त्र जो है इस सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, याद रहेगा सबको। ऐसे महर्षि कन्नाद है, लेकिन महर्षि कन्नाद जो है वही वैशेषिक दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे। तो आपका आंसर आ जाएगा वैशेषिक दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में है? जल्दी से बताइए, कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। पटना में बुआ, ध्यान रहेगा, पटना में। चलिए पटना में आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? सी आपका आंसर हो जाएगा, सी, याद रहेगा आपको। अब बलुआ पत्थर से बना हुआ है बुआ, बलुआ पत्थर से, उसमें 80 गो स्तंभ देल है, टोटल के गो है महल में? 80 स्तंभ है, 80 स्तंभ है बुआ, के स्तंभ है? तो कुम्हरार महल में कितना स्तंभ है? 80 स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पटना में है। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी जो पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन के जो पर्यटक भारत आया था वो कौन था? वो पर्यटक का नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। आंसर आ गया, फाहियान हो जाएगा बुआ, बिल्कुल फाहियान हो जाएगा, आ जाएगा कौन सा आंसर? ए आपका आ जाएगा फाहियान, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा बुआ, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? शिशु मृत्यु दर कितना था ये बताना है 1951-52 में। 1951-52 में जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। चलिए आंसर जल्दी से कीजिए। हाँ 146 आ रहा सबका आंसर, 146 हो जाएगा बुआ, ठीक है 146, 146 आपका आंसर आ जाएगा 146। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन। अलवर संत डॉट डॉट के उपासक थे। अलवर संत किसके उपासक थे? जल्दी से बता दीजिए, अलवर संत किसके उपासक थे? अलवर संत, चलिए विष्णु के उपासक थे बुआ, ध्यान रखिएगा, विष्णु के, भगवान विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिया? उनको जब नाइटहुड के उपाधि दिया गया था तब कौन से घटना में या किस घटना के विरोध करने के क्रम में वो त्याग दिए थे कि हमारा ऐसा नाइटहुड के उपाधि नहीं चाहिए? जल्दी से बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए आंसर सही है बुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा बिल्कुल। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें हो जाएगा। बिहार पुलिस के जो फॉर्म आया हुआ है उसका सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन जो दिया गया हुआ, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है ना। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले इसमें जो भी सेट प्रैक्टिस हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं, बिहार पुलिस के टोटल सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और एक बार लाइक सब लोग जरूर कर दीजिएगा। आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का है हुआ कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। चलिए ऑप्शन आप देखिए, खुद से ऑप्शन पढ़िए और जल्दी जल्दी इसको आंसर करना चलो शुरू कीजिए। तो साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, जल्दी से बता दीजिए। पृष्ठ तनाव के कारण, इसका आंसर ये आपका आ जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुला जो है ना बुआ, ये गोल होता है। आपका आंसर इसमें ए आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अनुच्छेद जो है 16वां अनुच्छेद किससे संबंधित है। चलिए जल्दी से बताइए, 16वां अनुच्छेद किससे संबंधित है। जल्दी से अपना आंसर करना शुरू कीजिए। चलिए आपका आंसर आ गया है ना। समता के जो अधिकार है वो इससे संबंधित है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। समता का अधिकार, कौन सा आंसर आपका होगा? बी। क्लियर हो गया, बी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और इसके बाद इसका जवाब दीजिए। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। चलिए आपका आंसर आया 1688। बिल्कुल 1688 से में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था वो 1688 में। और इस क्रांति के कारण जेम्स द्वितीय जो थे ना, उनको बुआ जेम्स द्वितीय, ध्यान रखिएगा, जेम्स द्वितीय को अपना गद्दी त्यागना पड़ा था, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 1688 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन में कहता है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। बताइए लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होगा। समसूत्री होगा कि अर्धसूत्री होगा या दोनों हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया गया है। कोशिका द्रव का भी है ना इसमें विभाजन होगा। तो लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है बुआ। अर्धसूत्री विभाजन आपका हो जाएगा। इसमें आंसर आपका बी आ जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रखिएगा, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। बताइए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कौन लगाए थे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए आपका आंसर आना आ गया है। दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल जिनका आंसर ए आ रहा, सभी लोग सही हो। दादा भाई नौरोजी जो है इनका अनुमान लगाए थे। और कब के बात है बुआ, था 1668 में, 1668 में, ध्यान रहेगा। और उस समय उनको ये कहना था कि भारत की कुल जो संपत्ति है बुआ, कुल जो आय है ना, मतलब कुल राष्ट्रीय आय जो है 340 करोड़ है। 340 करोड़, 340 करोड़ रुपया जो है भारत की कुल राष्ट्रीय आय है। याद रहेगा। तो इसमें दो तीन बात आपको बता दी है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी है ना, नौरोजी लगाए थे। ये कब के घटना है, तो 1868 की घटना है। दूसरी बात, तीसरी बात कि उस समय राष्ट्रीय आय कितना था, 340 करोड़ रुपया। याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट